साहित्य कौमुदी प्रस्तुत करता है वाक्य का प्रथम भाग। यह पहली किस्त है, इसकी और भी किस्तें आएंगी। इस भाग में हम अध्ययन करेंगे वाक्य की परिभाषा, संकल्पना, तत्व, अंग एवं वर्गीकरण के बारे में। प्रस्तुति चतुरानंद झा और केशरी नंदन त्रिपाठी की। आइए देखते हैं वाक्य की परिभाषा। जिन सार्थक शब्द समूहों के पढ़ने से लिखने वालों का तथा सुनने से कहने वालों का पूर्ण अभिप्राय समझ में आ जाए उसे वाक्य कहते हैं। कहने का अभिप्राय है कि वाक्य व्याकरण की वह इकाई है जिसमें शब्दों का व्यवस्थित रूप एक पूर्ण अर्थ की प्रतीति कराता है। उदाहरण स्वरूप, मोहन घर जाता है। अब हम आइए विचार करते हैं वाक्य की संकल्पना के बारे में। वाक्य है, राम रोटी पीता है। यहां ध्यातव्य है कि व्याकरणिक दृष्टि से पूर्ण होते हुए भी यह वाक्य नहीं है। रोटी पीना किसी अर्थ को व्यक्त करने में अक्षम है। रोटी खाई जाती है, इसलिए वाक्य का सही रूप है राम रोटी खाता है। वाक्य की परिभाषा और वाक्य की संकल्पना के बाद आइए हम विचार करते हैं वाक्य के तत्वों पर। वाक्य के तत्व कहने से अभिप्राय यह है कि वाक्य के वे गुण या वे लक्षण जो वाक्य को एक संपूर्णता प्रदान करते हैं वे वाक्य के तत्व कहलाते हैं। तो देखते हैं वाक्य के क्या क्या तत्व हैं। सार्थकता है, पदक्रम है, योग्यता है, आकांक्षा है, आसक्ति है और अन्वय है। अब हम एक एक करके वाक्य के विभिन्न तत्वों पर बात करेंगे। पहला तत्व है सार्थकता। सार्थकता वाक्य का एक अनिवार्य गुण है। आपने परिभाषा में भी पहले देखा है कि जिन सार्थक शब्द समूहों के यानी एक अर्थ की प्रतीति कराना आवश्यक है वाक्य का, इसके अभाव में अर्थ की प्रतीति संभव नहीं है। किसके अभाव में? सार्थकता के अभाव में। इसी के कारण वाक्यों में संप्रेषणीयता का गुण विद्यमान होता है। एक उदाहरण देखते हैं। मोहन पानी पी रहा है। इस वाक्य को पढ़ते ही पाठक के मस्तिष्क में वाक्य की सार्थकता सुस्पष्ट हो जाती है। यदि इसके स्थान पर मोहन पानी चबा रहा है यह वाक्य प्रयुक्त किया जाए तो अर्थ की प्रतीति नहीं हो पाएगी। इसलिए मोहन पानी चबा रहा है वाक्य नहीं होगा। दूसरा देखते हैं पदक्रम। वाक्य में पदों का व्याकरण सम्मत क्रम ही पदक्रम कहलाता है। वाक्य में प्रयुक्त पदों के समुचित क्रम के अभाव में अर्थ का अनर्थ हो जाता है। ध्यातव्य है, अंग्रेजी में जो पदक्रम होता है सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट होता है, यानी कर्ता, क्रिया और कर्म। हिंदी में कुछ परिवर्तन के साथ कर्ता, कर्म और उसके बाद क्रिया, यानी क्रिया आखिर में होती है। अब देखिए एक वाक्य देखते हैं। नाव में नदी है। इस वाक्य में सभी पद सार्थक हैं। अच्छा, पद क्या है इसके लिए आप जरूर हमारा वीडियो पद परिचय देखिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो इस वाक्य में सभी पद सार्थक हैं, फिर भी क्रम के अभाव में वाक्य गलत है। सही पदक्रम के अनुरूप यह वाक्य शुद्ध हो पाएगा। इस वाक्य का सही पदक्रम होगा नदी में नाव है। अब देखते हैं योग्यता के बारे में। प्रसंग के अनुकूल वाक्य में भावबोध कराने की योग्यता होनी चाहिए। योग्यता के अभाव में वाक्य अशुद्ध हो जाता है। जैसे शेर उड़ता है। इस वाक्य में देखिए, शेर और उड़ने की परस्पर योग्यता नहीं है, यानी शेर में उड़ने का गुण विद्यमान नहीं है, अतः वाक्य अशुद्ध है। यहां यदि उड़ता है के स्थान पर चलता है या दौड़ता है होता तो परस्पर योग्यता के कारण वाक्य शुद्ध होता, क्योंकि शेर या तो चल सकता है या दौड़ सकता है, उड़ नहीं सकता। अब देखते हैं आकांक्षा के ऊपर। आकांक्षा का शाब्दिक अर्थ है श्रोता की जिज्ञासा।
यह भी वाक्य का एक अनिवार्य गुण है। वाक्य भाव की दृष्टि से पूर्ण होना चाहिए ताकि उसे समझने के लिए कुछ और जानने की आवश्यकता ना हो। कहने का तात्पर्य यह है कि वाक्य में ऐसे शब्द या शब्द समूहों की कमी ना हो जिससे अर्थ ग्रहण में व्यवधान उत्पन्न हो। उदाहरण के लिए, यदि सामने खड़े या सम्मुख खड़े किसी व्यक्ति को केवल कहा जाए तुम, तो उसकी समझ में कुछ नहीं आएगा। वहीं यदि कहा जाए कि तुम यहां आओ, तो अर्थ ग्रहण में कोई व्यवधान नहीं रहता। इसे ही आकांक्षा कहते हैं। अगला है आसक्ति। आसक्ति से अभिप्राय है समीपता, निकटता। वाक्य के एक पद के बाद अन्य पद या पदों के सुनने या पढ़ने के समय में संबंध आसक्ति कहलाता है। समझिए इसको कि यदि किसी वाक्य के सभी अवयव ठीक हों किंतु उसका एक पद आज, एक कल और एक परसों कहा जाए तो वाक्य पूर्ण नहीं कहा जाएगा। जैसे एक वाक्य हम देखते हैं कि राम घर जाता है। यदि हम इसे आज हम कहें राम, कल कहें घर, परसों कहे जाता, उसके बाद कहें है, तो फिर यह कोई एक अर्थ की प्रतीति नहीं कराएगा। इसीलिए पूरा वाक्य एक साथ लिखा या कहा जाना चाहिए। और अंतिम तत्व पर बात करते हैं। अंतिम तत्व है अन्वय। अन्वय का तात्पर्य है वाक्य के पदों में व्याकरण की दृष्टि से लिंग, वचन, कारक, पुरुष आदि का सामंजस्य होना चाहिए। और यह भी वाक्य का अनिवार्य तत्व है। इसके अभाव में वाक्य अशुद्ध होता है। उदाहरणतया कई उदाहरण हम ले सकते हैं। लड़की पानी पीता है, गलत होगा। लेकिन यहां जो उदाहरण दिया गया है, नेताजी का बेटा का हाथ में चाकू था, इस वाक्य में भाव तो स्पष्ट है लेकिन व्याकरणिक सामंजस्य नहीं है, अतः वाक्य अशुद्ध है। वाक्य का शुद्ध रूप होगा नेताजी के बेटे के हाथ में चाकू था। आइए अब हम जानेंगे वाक्य के अंग के बारे में। वाक्य के दो अंग हैं, पहला उद्देश्य और दूसरा विधेय। उद्देश्य अर्थात वाक्य में जिसके बारे में कुछ बताया जाता है उसे उद्देश्य कहते हैं। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, इस वाक्य में राम के बारे में बताया गया है, अतः उपर्युक्त वाक्य में राम उद्देश्य है। सीता के पति राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में सीता के पति राम के बारे में बताया गया है, अतः उपर्युक्त वाक्य में सीता के पति राम ने उद्देश्य है। विधेय वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कुछ बताया जाता है उसे विधेय कहते हैं। जैसे राम क्रिकेट खेलता है, इस वाक्य में क्रिकेट खेलता है उद्देश्य राम के बारे में बताया गया है, अतः उपर्युक्त वाक्य में क्रिकेट खेलता है विधेय है। सीता के पति राम ने रावण को मारा, इस वाक्य में रावण को मारा वाक्य के उद्देश्य सीता के पति राम ने के बारे में बताया गया है, अतः उपर्युक्त वाक्य में रावण को मारा विधेय है। अब देखते हैं वाक्यों का वर्गीकरण। वाक्यों का वर्गीकरण दो आधार पर किया जाता है। पहला अर्थ के आधार पर, दूसरा रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। पहला विधानवाचक वाक्य, निषेधवाचक वाक्य, आज्ञावाचक वाक्य, विस्मयवाचक वाक्य, संदेहवाचक वाक्य, इच्छावाचक वाक्य, संकेतवाचक वाक्य और प्रश्नवाचक वाक्य। अब हम जानते हैं रचना के आधार पर वाक्य के कितने प्रकार होते हैं। रचना के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं। पहला सरल वाक्य, दूसरा संयुक्त वाक्य
और तीसरा मिश्र वाक्य। यदि आपको हमारा यह प्रयास पसंद आया हो तो लाइक करें। आपके बहुमूल्य सुझावों का स्वागत है। साथ ही साहित्य कौमुदी को सब्सक्राइब करें।